मुस्तफ़ा मलिक साहब, ये क्या वजह हो सकती है, अगर आपकी तरफ में आऊँ डॉक्टर साहब के, शहबाज शरीफ साहब मुसलसल ये कहते रहे कि मैं 69 बरस का हूँ, मैं कैंसर का मरीज़ रह चुका हूँ, अब मुझे ख़तरा है इन्फेक्शन का, कोरोना का, इसलिए मैं नैब के दफ्तर नहीं आ सकता और मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए कर लें। लेकिन फिर वो अदालत में और फिर वो गुम हो गए। इसका मतलब है वो ज़ाहिर है कि अरेस्ट अवॉइड करना चाहते थे। उसके बाद फिर वो अदालत में आ गए, उन्होंने वहाँ से बेल ली। तो प्रिंसिपल इशू है कि वो नैब के पास इसी नहीं गए कि उनको ख़तरा था कि मुझे अरेस्ट कर लें। अरेस्ट से वो क्यों डर रहे हैं जब पहले भी वो अरेस्ट रहे हैं, और सियासी लीडर तो कभी भी अरेस्ट से नहीं डरते? देखें, दो तीन चीज़ें। एक तो अभी अली भाई ने बात की चकमा देने की। मैं ये सारी बातें करने से पहले शहरयार अफरीदी साहब और आमिर डोगर साहब दोनों मेरे दोस्त हैं, उनके लिए दुआ करूँ, अल्लाह उनको सेहतियाब करे। और आज आपने देखा है कि 4 या 5 तो सिर्फ आज की तारीख में पिछले 24 घंटे में पार्लिमान के मेंबरान जो हैं वो कोरोना से इंतकाल फरमा गए हैं। तो उन सब के लिए दुआ और उनके घर वालों के लिए ताज़ीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, इट्स वेरी ट्रैजिक। और देखें, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नैब, और अगर आप समझें, क्योंकि हम समझते हैं हम ऑपोजिशन में हैं कि नैब हुकूमत के साथ मिली हुई है या हुकूमत नैब के साथ मिली हुई है, तो अगर आप ये समझें तो आप ये देखिए कि आज कोरोना के ऊपर बात करने के बजाय, और ये बड़ी आला ज़रफ़ी है अली भाई की कि उन्होंने जिक्र कर दिया, अली मोहम्मद भाई ने, जिसकी वजह से कोरोना का जिक्र आ गया। वरना ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, चाहे वो 18वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो, चाहे वो इमरजेंसी लगाने के हवाले से गुफ्तगू हो, चाहे वो शहबाज शरीफ के अरेस्ट करने की गुफ्तगू हो, या किसी और लीडर को अरेस्ट करने की गुफ्तगू हो, उससे जो असल गुफ्तगू है कोरोना के बारे में, जहाँ पे रोज़ 80 लोग मर रहे हैं, वो गुफ्तगू नहीं हो रही। आज कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं आपके पास बैठा हूँ, हम इस पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक बजट आने वाला है, हम समझते हैं वो IMF का बजट होगा जो गरीबों की कमर तोड़ देगा। अब अगर 5-6 तारीख के बाद ले होना है बजट और उस पर डिबेट होनी है, तो आज तो सारे प्रोग्राम्स उस पर होने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हुकूमत एक ख़ास तर्ज का बना रही है बजट, अच्छा, ये तमाम चीज़ें आपको डॉक्टर मुस्तफ़ा मलिक साहब शक ये है कि हुकूमत दर हकीकत बजट में जो चैलेंजेस हैं और जो मुश्किलात हुकूमत के सामने बजट में दरपेश हैं, जो पेचीदा सवालात हैं, जो बहस होनी है, उस पेचीदा सवालात के हवाले से जो चुभती हुई बातें उठनी है हुकूमत की परफॉर्मेंस, उनसे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत नैब का सहारा ले रही है और नैब के सहारे के जरिए ये नाटक जो है वो रचाया गया है। मतलब इसका मतलब है कि आप कह रही हैं कि अब हुकूमत को इतना कंट्रोल हासिल है नैब पे, नहीं खाली कंट्रोल ही नहीं हासिल, इतना ज्यादा कंट्रोल हासिल है कि एज अ टूल यूज करते हैं पॉलिटिकल ड्रामाबाजी के लिए भी। आप ये कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब? देखिए, हम तो बहुत दिन से ये कह रहे हैं। आप किसी का भी बयान उठा के, पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन के लीडरान हैं उनका बयान उठा के देख लें, आपको मालूम है कि EOBI का एक 24 अरब रुपए का मुकदमा चल रहा है। आपको पता है NICL का एक 44 अरब रुपए का मुकदमा चल रहा है। आपको पता है मालन जब्बा का मुकदमा चल रहा है। आपको पता है मिनरल्स एंड मेटल्स का एक मुकदमा चल रहा है। आपको पता है एक BRT का मुकदमा चल रहा है। आपको मालूम है कि जो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे जनरल साहब, उन्होंने कहा था कि 5 वज़रा हैं जिन कड़ियाँ जो हैं करप्शन की, वो हथकड़ी की शक्ल में उन तक पहुँचती हैं। उनमें से एक वफाकी वज़ीर भी हैं। ये तमाम बातें आपको पता हैं, मगर उस पर जब पेशरफ्त नहीं होती और बार बार कभी आप शाहिद अब्बासी को पकड़ते हैं, कभी एहसन इकबाल साहब को पकड़ते हैं, और फिर देखें उनको जब बेल मिलती है तो अदालत क्या लिखती है। जब शाहिद अब्बासी साहब को बेल मिली तो अदालत ने कहा कि आपने ये मुकदमा किया है कि वो पेट्रोलियम के वज़ीर होने की वजह से उन्होंने अमेरिका की सल्तनत को इन्फ्लुएंस करके USAID के ज़रिए एक कंसल्टेंट लगवाया जिसने फेवर की। ये है आपका मुकदमा, इस पे बेल हुई। इसी तरह जब एहसन इकबाल साहब का इस्तगासा पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि आपने इनको पकड़ लिया है, तो जिनने, यानी उस डिपार्टमेंट ने जिसने असल में इसको कंस्ट्रक्ट किया है, स्पोर्ट्स को, कॉम्प्लेक्स को, जिसने इजाज़त दी है, कागजात पे साइन किए, उन्हें भी गिरफ्तार किया होगा। तो कहा उन्हें तो नहीं किया। तो कहा एहसन साहब को किया, तो कहा इस वजह से कि इन्होंने ज़मीन की निशानदेही। बड़ा स्ट्रॉन्ग। अब आप बताइए, बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने मौक़िफ़ रख दिया। और आपकी हुकूमत नैब को इतनी आसानी से इस्तेमाल कर लिया करती थी, तो फिर हम भी कर रहे होंगे, इसका क्या जवाब? देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पेश कर देता हूँ। कानून ये कहता है कि 90 दिन में इस्तगासा जो है वो नैब ने फ़ाइल करना है। कानून ये कहता है, लिखा हुआ है, कि मैंने तो ईजाद नहीं किया है। अब आप मुझे बताइए कि तकरीबन 150 दिन के करीब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अरेस्ट करके रखा, जिसमें 90 दिन वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे नैब के पास।
आप मुझे बताइए, जब कानून ने कहा कि 90 दिन में इस्तगासा दायर कर दें तो आप कर दें? अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि अगर ये टूल नहीं है सिर्फ गिरफ्तार करने का, तो जब आपने गिरफ्तार कर लिया और 150 दिन रख लिया तो आप इस्तगासा क्यों नहीं दायर करते? चलें, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो। आप मुझे ये बताइए कि 1.5 साल उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को और ख्वाजा सलमान रफ़ीक को जेल में रखा। पहले 90 दिन सॉलिटरी में रखा, फिर जेल में रखा। उसके बाद क्या उन्होंने दायर किया? आप ये देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो उन्होंने 7 महीने जेल में, जिसमें वो फांसी की चक्की में भी रहे और 90 दिन सॉलिटरी में भी रहे, उसके बाद जो दायर किया उसके ऊपर अदालत का क्या बयान है? और एहसन इकबाल साहब का। अब मैं आपको कितनी एग्जांपल्स दूं? नैब के परव्यू से बाहर निकलें तो आपको राना सनाउल्लाह साहब नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जब आपको एक पैटर्न की वो, लेकिन मोहम्मद खान साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हुकूमत एक ख़ास अंदाज में काम कर रही है। इससे पहले की हुकूमत ने किस दिन 30 ऑर्डिनेंसेस एक दिन में टेबल किए हैं कि हम हुकूमत इस तरीके से चलाएंगे। इससे पहले की हुकूमतें जो हैं उनके अंदर केसेस चलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हाई हैंडेडनेस के जो ये हुकूमत दिखा रही है, इससे पहले तो कभी देखने में नहीं आई। इससे पहले तो कभी किसी वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल फोरम पे 30-40 हज़ार एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानियों के सामने नहीं कहा कि मैं इसका एयर कंडीशनर बंद कर दूंगा, इसका फ्रिज निकाल दूंगा, इसको मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। बंद नहीं कर सके बाद में, आपने बात नोट नहीं की है? नहीं, देखिए, आप अगर मेरे शाहिद खाकान, सुनिए मेरी बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है कि वो फांसी की चक्की में थे। फांसी की चक्की में उन्होंने कत्ल किया था। वो क्यों थे फांसी की चक्की में? किस कानून के तहत? पाकिस्तान के चौथे बड़े टैक्स पेयर हैं, उन्होंने मास्टर्स कर रखी है, अमेरिका से पढ़कर आए हैं, एक एयरलाइन चलाते रहे, इस मुल्क में टैक्स देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म, जो डेथ सेल होता है उसमें उनको रखा हुआ था। डेथ सेल में, उसको फांसी की चक्की कहते हैं, डेथ सेल को। उन्होंने किसे कत्ल किया था डेथ सेल में? जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को डेथ सेल में रखा गया था। जी, डेथ सेल में आपको नहीं पता? मेरे ज़हन से बात महव हो गई है। क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उनको इंटरव्यू कर लीजिएगा। आपके पास तो बड़ी मोहब्बत से वो आती हैं, मेरा कई दफा उनसे गुफ्तगू हुई है। सर, मैं कई दफा कर चुका हूं, उन्होंने खुद भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। वैसे तो आप मतलब ये बात सही होगी, मैंने कहा बात सही हो सकती है, लेकिन खाकान अब्बासी साहब, आप उनको ऑनलाइन कई इंटरव्यूज में कहा हुआ है डॉक्टर साहब ये बात। अच्छा, सदीक मलिक साहब, कल के प्रोग्राम में जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने, जो पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, खुद वकील हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात कर दी। वो कल से 24 घंटे से उसकी डिस्कशन हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजिम, उन्होंने सवाल उन्होंने ये कहा कि अगर एक मुलाजिम आपका 18,000 रुपये लेता है और वो उसके करोड़ों रुपए, उसके या मिलियंस जमा करवाते हैं उसके अकाउंट में, उसको निकाल के खर्च भी कर लें, इस पर कोई कानून लगता नहीं है। हालांकि इसके ऊपर बेनामी एक्ट शायद लगता है। आपका इस पर क्या व्यू है मुसद्दिक मलिक साहब? पार्टी की क्या पोजीशन है? देखिए, अगर मैं एक सेकंड, जो आप पहले सवाल पूछ रहे थे, मैं आपको ज़रा उसके ऊपर कुछ बात कर दूं, फिर इस पर आता हूँ। देखिए, बात ये कि नैब का वो तमाम जो एविडेंस है, अमेरिका के अंदर अगर एविडेंस इस तरह पब्लिक होना शुरू हो जाए तो आप बोलेंगे कि एविडेंस प्रेजुडिस हो गया। आप ये बताइए कि ये नैब के जो खुफिया तमाम कागजात होते हैं, जो मिर्ज़ा साहब लहराते हैं, आज के टीवी स्क्रीन के ऊपर आते हैं, आपको पहले से देते हैं ताकि उनके वो बन जाएं स्क्रीन शॉट्स, ताकि वो स्क्रीन पे चल सकें, ये कैसे आते हैं? अगर वो नैब के कौन से मिनिस्टर लहराते हैं नैब की एविडेंस को? जी, ये मिर्ज़ा साहब, ये जो शहजाद अख्तर साहब हैं, वो शहजाद अख्तर की बात प्रोग्राम, जी शहजाद अख्तर साहब की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नैब की इन्वेस्टिगेशंस के कागजात जब वो मीडिया पे लेकर आते हैं, मीडिया को पहले देते हैं ताकि उनकी स्लाइड्स बन सकें, जो चल सकें टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पब्लिक डोमेन के अंदर ला रहे हैं उस एविडेंस को, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस है, तो आप उस एविडेंस को भी प्रेजुडिस कर रहे हैं और आप तबसरा कर रहे हैं नैब के ऊपर कि मेरा राना सनाउल्लाह साहब वाला सवाल रह गया दरमियान। अच्छा, नहीं, मैं पूछता हूँ राना सनाउल्लाह साहब का जवाब, मैं ये पूछता हूँ, अभी हम चाहेंगे कि अली मोहम्मद खान साहब इसका जवाब। वो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात कर दी, उस पे क्या है पार्टी का मौक़िफ़? उसी पे बात। देखिए, मुझे पार्टी का मौक़िफ़ नहीं पता है और मुझे कानूनी हैसियत भी नहीं पता। ये शायद गालिबन राना साहब बेहतर बता सकेंगे, अली मोहम्मद भाई बेहतर बता सकेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उनके अंदर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो अभी चीनी की रिपोर्ट आई, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन इस बुनियाद के ऊपर तमाम चीनी की मिलें, तमाम आटे की मिलें, तमाम तेल की मिलें, सबको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हर जगह मिलेंगी। आपको याद होगा, अली भाई को मालूम है कि मैंने फ्लोर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, नहीं आगे सुन लीजिए। कुछ मैंने अली भाई से एक दफ़ा दरखास्त की थी कि पिछले 20 साल में पीटीआई के और पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के जितने एमएनए हैं जो इस वक्त वजीर हैं या कम से कम वजीर रहे हैं, उनकी जितनी टीटीज आई हैं, जैसे आप सबकी दिखा रहे हैं, स्टेट बैंक से मंगवा के आप ही के प्रोग्राम पे ले आएं और चला दें।